हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के एडवोकेट जनरल और चंडीगढ़ प्रशासन से संत रामपाल की पेशी के दौरान पुलिस इंतजाम में खर्च हुए रुपयों का मांगा ब्यौरा। सतलोक आश्रम के मीडिया कोऑर्डिनेटर राजपुर का बड़ा बयान, संत रामपाल को रात के वक्त किया गया है अस्पताल में शिफ्ट। सतलोक आश्रम की बढ़ सकती है मुश्किलें, आश्रम के खातों का किया जा सकता है सील, प्रॉपर्टी भी की जा सकती है अटैच। पुलिस ने संत रामपाल से की सतलोक आश्रम खाली करने की अपील, मदद के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया। हाईकोर्ट ने दिए संत रामपाल को शुक्रवार तक पेश करने के आदेश। पुलिस ने संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए मांगा था 1 हफ्ते का वक्त। हाईकोर्ट के सलाहकार वकील ने की सीएम खट्टर, डीजीपी और गृह सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की मांग। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त, 166 साधुओं के दिए मेडिकल जांच के आदेश। भवानीखेड़ा के पुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल, सभी घायल पीजीआई रेफर। और ऐलनाबाद में एक विवाहिता ने 3 युवकों पर लगाया अपहरण के बाद गैंगरेप का आरोप, तीनों आरोपी फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा और हमारी खास पेशकश हरियाणा विशेष के साथ मैं हूं आपके सामने हाजिर सूरज भारद्वाज। आज संत रामपाल की गिरफ्तार करके कोर्ट में उनको पेश किया जाना था, लेकिन आज फिर वो पेश नहीं हुए। इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है कि वो क्यों उनको पेश नहीं कर पाए। साथ ही ये निर्देश भी दिया है कि शुक्रवार यानी 21 नवंबर तक संत रामपाल को किसी भी हाल में पेश किया जाए। सरकार की दलील थी कि वहां पर खून खराबा हो सकता था, बच्चे थे, महिलाएं थी। डीजीपी ने अपने एफिडेविट में हाईकोर्ट में यह दलील दी ना गिरफ्तार कर पाने की, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हर हाल में चाहे कुछ भी हो, अगली तारीख पर यानी 21 नवंबर को संत रामपाल को हर हाल में गिरफ्तार करके हाईकोर्ट में पेश किया जाए। हाईकोर्ट ने आज फिर संत रामपाल के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि 21 नवंबर तक चाहे कुछ भी हो, कोई भी हालात हो, किसी भी सूरत में संत रामपाल को पेश किया जाए। और भी बहुत बातें हाईकोर्ट में आज बहस के दौरान सामने आई, जिसमें सरकार की कहीं ना कहीं फजीहत दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि आज हाईकोर्ट में क्या हुआ। क्या संत हाई कोर्ट के आदेशों से बड़ा है? क्या हरियाणा सरकार संत के आगे घुटने टेक चुकी है? ये वो सवाल हैं जिनकी चर्चा आज हर गली मोहल्ले में हो रही है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में संत रामपाल 17 नवंबर को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर हाई कोर्ट ने तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी करते हुए हरियाणा सरकार को भी मामले में ढील बरतने पर फटकार लगाई और हर हालत में संत रामपाल को 21 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। पुलिस अथॉरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट को 21 नवंबर फ्राइडे तक टाइम दिया है कि किसी भी हालात में वो नॉन बेलेबल वारंट एग्जीक्यूट करके बाबा रामपाल को कोर्ट के सामने पेश करें। और उन्होंने कहा कि हमारी पेशेंस इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने बाबा रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार के अलावा चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर जो खर्च किया गया है उसका ब्यौरा अगली सुनवाई में पेश करने के आदेश दिए हैं। कि बाबा रामपाल की सिक्योरिटी के, बाबा रामपाल की अपीयरेंस के संबंध में हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा माली खर्चा बेयर किया है और इसकी जिम्मेवारी भी बाबा रामपाल पर है। इस करके उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के वकील, एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट जनरल हरियाणा और सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है
कि अगर अगली तारीख तक ये सारे अकाउंट स्टेटमेंट दें जो भी बाबा रामपाल की अपीयरेंस या नॉन अपीयरेंस के कनेक्शन में या सिक्योरिटी अरेंजमेंट के कनेक्शन में किया गया है। 17 नवंबर की सुनवाई के दौरान डीजीपी हरियाणा ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दिया है। इसमें कहा गया है कि सतलोक आश्रम के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रामपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। एडवोकेट जनरल हरियाणा ने खंडपीठ को बताया, उन्होंने डीजीपी हरियाणा का एक एफिडेविट दायर किया और कहा कि सरकार को आशंका है कि अगर बाबा रामपाल को अरेस्ट करेंगे या आश्रम में जाएगी पुलिस तो खून खराबा होगा, जाने जाएंगी। उनके 2000 उनके फॉलोअर्स आश्रम में हैं और सरकार और पुलिस चाहती है कि बिना कोई खून खराबे के, बिना कोई जान के नुकसान के उनको अरेस्ट किया जाए। उन्हें ज्यादा टाइम मांगा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सलाहकार अनुपम गुप्ता ने कहा कि संत रामपाल के वकील को उनकी बेल कैंसिलेशन की कॉपी दे दी गई है और मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। जो कैंसिलेशन ऑफ बेल का नोटिस बाबा रामपाल के वकील को दिया गया था, आज उन्होंने वकील बदल लिया। कोर्ट ने नए वकील को नोटिस दे दिया कि किसी भी हालात में बिना कोई एडजर्नमेंट कैंसिलेशन ऑफ बेल की बहस कल होगी और उसका फैसला भी कल होगा। अगर बाबा रामपाल कुछ जवाब फाइल करना चाहते हैं तो कल तक फाइल कर दें, मगर साथ साथ ये भी साफ कर दिया कि जवाब ना भी फाइल होगा तो बहस होगी और कैंसिलेशन ऑफ बेल का फैसला भी कल होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुपम गुप्ता ने सवाल उठाया कि सतलोक आश्रम के प्रवक्ताओं ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बाबा की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें आश्रम से किसी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि किस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। वहीं एडवोकेट जनरल ने कहा कि रामपाल आश्रम में रहकर ही अपनी जगह बदल रहे हैं। बहरहाल संत रामपाल 17 नवंबर को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब देखना होगा कि सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार की वजह से ही संत रामपाल की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हाईकोर्ट के सलाहकार अनुपम गुप्ता का भी ये कहना है कि उन्होंने कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि अगर अब भी सरकार संत रामपाल की गिरफ्तारी नहीं करती तो सरकार और मुख्यमंत्री पर भी कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर, एवन तहलका, हरियाणा। जी, तो हाईकोर्ट ने कहा है कि उनकी सब्र का इम्तिहान ना ले। डीजीपी को कहा है, होम सेक्रेटरी को कहा है कि अगली बार जो पेशी है उसमें उनको पेश किया जाए और वो खुद भी पेश रहें। इस पर चर्चा करेंगे हम कि पूरे दिन भर और पिछले कई दिनों से जो बवाल मचा हुआ है उसके क्या मायने हैं। और आज जब सरकार को साफ तौर पर कहा गया है कि हर हाल में, हर सूरत में कोई भी दलील सरकार की नहीं मानी हाईकोर्ट ने, उसके बाद क्या स्थिति रहेगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं। केएस तोमर जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं। उनसे हम जानेंगे कि पुलिस के ऊपर जिस तरह से कोर्ट के आदेश आए हैं, कोर्ट ने पुलिस पर जो टिप्पणी की है उस पर हम उनसे जानेंगे। और भी कई पहलू हैं वो हम जानेंगे। पवन हुड्डा जी हैं, वकील हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में। कानूनी पहलुओं पर हम उनसे चर्चा करेंगे। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में स्वागत है। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को बढ़ाएं, ताजा हालात बरवाला में सतलोक आश्रम में क्या हैं वो हम जान लेते हैं। प्रदीप दूहन एवं संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो टकराव की स्थिति करीब घंटा पहले बनी हुई थी, फिलहाल वहां पर क्या माहौल है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो थोड़ी देर पहले संत रामपाल के न्यायी और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। अब जो पुलिस बल है वो हटा लिया गया है और जो संत रामपाल के जितने ही भक्तजन है अभी भी सड़क पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया था और ये जो पुलिस प्रशासन था उसको ये चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस बल यहाँ से पीछे नहीं हटा तो वो अपने आप को आग लगा लेंगे। और अब पुलिस बल है जो पीछे हटा लिया गया, जितनी भी गाड़ियां थी वो बुला ली गई और जो फोर्स जो आश्रम के आसपास थी, जो आश्रम के बाहर तैनात थी, वो भी हटा दी गई। प्रदीप, वहां पर जो सुबह कहा गया था प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई थी, जो वहां पर
समर्थक है डटे हुए हैं, उनको बाहर जाने को कहा गया था, आश्रम खाली करने को कहा गया था। तो जो तादाद सुबह थी, जो संख्या समर्थकों की, क्या वैसी ही बनी हुई है या कुछ समर्थक वहां से निकले भी हैं? जो एसपी हिसार के चंद्र गुप्ता ने अनाउंसमेंट की थी कि अगर कोई श्रद्धालु यहाँ से जाना चाहता तो उसके लिए पुख्ता प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जो बसें गाड़ियां हैं बाहर खड़ी हैं, उनको किसी भी रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड में छोड़ दिया जाएगा। परंतु अनाउंसमेंट के बाद भी यहाँ से कोई भी श्रद्धालु हिला नहीं है और यहाँ जैसे पहले बैठे हुए थे वैसे ही बैठे हुए हैं। कोई भी श्रद्धालु यहाँ से बाहर नहीं गया है। जी, आपकी बात हुई होगी जो सतलोक आश्रम के जो अधिकारी हैं या जो लोग हैं, समर्थक हैं, प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं कि क्या उनकी रणनीति रहेगी अब कोर्ट के नए आदेश के बाद? जी, उनका कहना है कि हम किसी भी सूरत में संत रामपाल को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और उनका कहना है कि जो प्रशासन ने हमारा बिजली पानी बंद कर दिया गया है, जो सब कुछ खाद्य सामग्री है वो भी खत्म हो गई है और वो भूखे मरने पर मजबूर है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि जो संत रामपाल है उनकी शांतिपूर्वक, अभी भी बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो जो जितने भी अनुयायी है उनको सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। मगर श्रद्धालु अभी भी इसी चीज पर अड़े हुए हैं कि पहले हमसे निपटना होगा, उसके बाद ही संत रामपाल की गिरफ्तारी हो पाई है। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि समर्थक जो हैं, जो कल थोड़ा सा नरम हुए थे, वो प्रवक्ता भी नरम हुए थे, लेकिन दोबारा फिर वही टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये ज़रूर पुलिस जो है वो ज़रूर मुस्तैद हो गई है। तो काफी गहमा गहमी वहां पर सतलोक आश्रम में देखी जा रही है। हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं। चौहान साहब, आपका भी स्वागत है। जी शुक्रिया। और संत कुमार जी हैं, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता। संत कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले तोमर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो आज पुलिस के ऊपर हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है, सरकार के साथ साथ पुलिस को भी कहा है कि जब सब वहां पर मौजूद थे, तैनात कर दी गई थी, तो क्यों नहीं भीतर जाने दिया गया? और पुलिस का यह कहना था कि खून खराबा होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि भले ही कुछ भी हो, कोई भी सूरत हाल हो, अगली तारीख पर उन्हें पेश करना है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं कि अब पुलिस थोड़ी सी एक्टिव वहां पर हुई है, थोड़ा सा टकराव शाम को हुआ था, तो क्या पुलिस की ये रणनीति को किस तरह से देखते हैं आप? मैं आदरणीय हाई कोर्ट की टिप्पणी से पूर्ण रूप से सहमत हूं। और ये जो पुलिस की प्लानिंग और एक्शन में जो कमी रही है, उसका सीधा जिम्मेवार जो है डीजीपी होता है। फौज लड़ती है, नाम सरदार का होता है जी। तो डीजीपी साहब की प्लानिंग बिल्कुल इस केस में जीरो है। जिस वक्त उसका अवेलेबल वारंट जारी हुआ था, उसी वक्त इनको चाहिए था कि सतलोक आश्रम में जाते। जो नाजायज हथियार वहाँ लिए हुए हैं, इनको सालों से पता है, वहाँ रहते हैं, उनके पास नाजायज असला है। 20-30 तो मैंने भी खुद देखे, मैं भी गया वहाँ कई बार। हाँ जी। तो लेटेस्ट ऐसे वेपन जिनका यहाँ हरियाणा में कोई आर्म का लाइसेंस नहीं मिलता है, वो बंदे वहाँ हैं। फिर इनको चाहिए था वहाँ एकत्रित नहीं होने देते। जो संगत के आदमी हैं उनको वहाँ नहीं जाने देते जी। तो इस प्रकार उनको इकट्ठा होने दिया। वहाँ जो है जो कुछ वो कहता है उसी प्रकार मानते चले जा रहे हैं इस प्रकार। लेकिन तोमर साहब, जब ये बात आप डीजीपी को इसके लिए बता रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, इसी दौरान जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, ये बात भी सामने आई थी। जो एमिकस क्यूरी हैं, उन्होंने, जो सहयोगी वकील हैं हाईकोर्ट के, उन्होंने ये कहा कि इसमें सरकार जो चुनी हुई आई है उसके बिना, होम मिनिस्टर खुद मुख्यमंत्री हैं और गृह सचिव भी वहां पर थे, तो सरकार की इजाजत के बिना कैसे कदम पुलिस भी उठा लेगी? तो चौहान साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं, सरकार की जो रवैया है, जो नाकामयाबी इसको कहा गया है, तो उस पर काफी आप पर भी सवाल उठे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी भी मिली भगत की बात की गई है। देखिए, बहुत ये आपत्तिजनक शब्द है मिली भगत। मैं नहीं समझता, क्योंकि माननीय अदालत ने ऐसा कहा होगा, मुझे नहीं लगता। ये वकील जो थे उन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो उनको
जब शाम को निकलने की बात कही गई कि वो वहां से निकल करके गए हैं, तो अगर जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि सरकार के बिना ये नहीं हो सकता है, और सरकार का कहीं ना कहीं उसमें जो संदेह के घेरे में है। देखिए, प्रश्न उठाना बहुत सरल बात है, और सवाल उठा करके सरकार की मंशा को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा करना, इससे सरल कोई काम हो नहीं सकता। वहां पर आज जो जमीनी स्थिति है वो बड़ी संवेदनशील सी स्थिति है, और वहां हजारों की संख्या में ऐसे निरीह लोग हैं, मैं ये कहूंगा कि ऐसे भी लोग हैं उनमें बड़ी तादाद में जिनको स्वयं ये पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उनकी आस्था कहिए, उनकी अंधभक्ति कहिए, कोई उनको अंधानुकरण करने वाले लोग भी कह सकता है, कोई उनको कहेगा कि नहीं भाई बड़े आस्थावान लोग हैं, उनको आप जो भी कहिए, हजारों की तादाद में ऐसे निरीह स्त्री पुरुष और बच्चे खासतौर पर हैं जिनको यह एहसास नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। उनके प्रति सख्ती दिखाना जी, और उनकी वहां वो जिस तरह की ह्यूमन शील्ड रामपाल दास उनको बना करके उसका मैं कहूंगा दुरुपयोग कर रहे हैं जी, उस स्थिति में तत्काल कोई ताबड़तोड़ संवेदनहीन होकर के आंख मूंद करके भावावेश में कोई सरकार कार्रवाई कर दे, मैं नहीं समझता ऐसी किसी कार्रवाई की अपेक्षा सरकार अदालत में नहीं अपेक्षा करती। स्थिति जो है, नहीं, अदालत ने कहा है कुछ भी हो, अदालत ने कहा है कि जो भी स्थिति रहे, आपका काम है जो गैर जमानती वारंट है उनकी पालना करना सरकार का काम है। 21 तारीख तक वो कहा गया है, और आप जो स्थिति बता रहे हैं, जो कोर्ट में भी डीजीपी साहब ने एफिडेविट में दी है, वही स्थिति आज भी वही है जी। तो कैसे फिर जो आदेश की पालना हो? मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बार जब इस तरह की जटिल स्थितियां पैदा होती हैं, उन स्थितियों का कभी कभी समाधान चुटकियों में निकलता है, कभी कभी जटिलतम परिस्थिति का समाधान चुटकियों में निकल जाता है। कई बार जो जटिल परिस्थिति है उससे निपटने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है। तो मैं समझता हूं आज जिस तरह की अदालत की कार्रवाई की रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में, क्योंकि मैं तो स्वयं वहां मौजूद नहीं था जी, उससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय अदालत को भी इस चीज का एहसास है कि वहां की स्थिति को निपटने में और अदालत के आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को या सरकारी अमले को कुछ ना कुछ समय और दिया जाना चाहिए था। शायद इसीलिए समय मिला भी है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास ही जता सकता हूं कि आने वाला जितना भी अभी समय है उस अवधि में माननीय अदालत के निर्णय को अमली जामा पहना दिया जाएगा। कहीं किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि सरकार की निगाह में कानून सर्वोपरि है, और सरकार की निगाह में नागरिकों के जान माल की, प्राणों की रक्षा करना वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। परंतु कानून की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, उसको हर अवस्था में मेंटेन किया जाएगा। चलिए, पवन हुड्डा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो अभी हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पर शाम को सख्ती दिखाई गई थी और टकराव की स्थिति, जो निजी सुरक्षा गार्ड हैं बाबा के और जो पुलिस के जवान हैं उनके बीच में टकराव की भी स्थिति बनी, और इसी बीच ये भी बीच में एसडीएम का बयान आया कि जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाएगी, आश्रम के खाते सील किए जाएंगे। तो कानूनी तौर पर ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, चेतावनी दी गई है खाली करने की, हालांकि खाली नहीं हुआ है, आश्रम में से जो समर्थक नहीं गए हैं, तो कानूनी तौर पर इसको क्या माना जाए कि ये किस ओर इशारा कर रहा है ये आदेश? अगर हम एसडीएम साहब के जो आपने बात कही कि उन्होंने धारा 145 लगाने की बात कही है, खातों को सील करने की बात कही है, प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात कही है, तो मैं नहीं मानता कि ये कानूनी कदम है उन लोगों का, ये एक गैर कानूनी तरीका है उन लोगों का। क्योंकि कानून की बात करें तो कानून की बात में कोर्ट की अवमानना के केस में गैर जमानती वारंट को एग्जीक्यूट कराने की बात कही गई है। अगर धारा 145 की बात की जाए तो धारा 145 वहां लगाई जाती है जिस पर किसी प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट होता है, दो गुटों में, दो समुदायों में, दो पार्टी में कोई डिस्प्यूट। असेंबली का इसमें कहीं नहीं सर, अनलॉफुल असेंबली की बात होती है धारा 144। धारा 144 वहां ऑलरेडी लगी हुई है, धारा 144 वहां पहले ही लगाई जा चुकी है। धारा 144 का मतलब है कि 5 से ज्यादा आदमी वहां इकट्ठे नहीं होंगे, और वो उन सूरतों में लगाई जाती है जहां पर ये आशंका होती है कि वहां पर किसी तरह का दंगा फसाद हो सकता है, या जो लोग इकट्ठे होंगे वो जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर धारा 145 की बात करें तो इस आश्रम, मुझे नहीं लगता कि इस आश्रम के कब्जे को लेकर या इसके स्वामित्व को लेकर किसी प्रकार का कोई झगड़ा है। सिर्फ झगड़ा है तो गैर जमानती वारंट जो बाबा रामपाल के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने जारी किया है उसको एग्जीक्यूट कराने की बात है। भाई किसी भी हालत में रामपाल महाराज को कोर्ट में पेश किया जाए। तो जो आज की जो कार्रवाई हुई है हुड्डा साहब,
तोमर साहब आपके पास भी आऊंगा मैं इसी, चलो पहले आपसे ही हम जान लेते हैं। जो हुड्डा साहब बता रहे हैं कि 145 की धारा वहां पर लगाना, प्रॉपर्टी अटैच करने की या खाते सील करने की बैंक के, आश्रम के, वो वहां पर की गई है, जो कि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सही नहीं है। वो आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो कदम है सरकार का? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 145 वहाँ लगाई जाती है जब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, जैसे इन्होंने कहा 2 पार्टीज में, तो अब पार्टी एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ बाबा रामपाल है, तो दैट वो डिस्प्यूटेड आ गया। जहाँ तक वो वहाँ नागरिक जितने हैं वो लॉफुल अबाइडिंग नहीं है, वहाँ अनलॉफुल असेंबली है। 144 लगने के बाद भी वो वहां पर हैं, तो वो अनलॉफुल हैं। पहले भी वो रोक रहे थे गवर्नमेंट को, पुलिस को अपना एक्शन करने में, उनमें बाधा डाल रहे थे। आज शाम को भी उनको लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं कहा जा सकता। तीसरी चीज ये है कि अगर ठीक से प्लानिंग होती, जिस वक्त बेलेबल वारंट जारी हुए थे, तो ये स्थिति आती नहीं, ना बच्चों को, औरतों को वहां पहुंचने देते, ना ये हालात होते। तो कहीं ना कहीं चूक तोमर साहब आपको लगती है कि चूक हुई है कहीं ना कहीं? 100%। मैं तोमर साहब से भी एक प्रश्न मेरे मन में भी जाग रहा है, मैं एक नागरिक के नाते पूछना चाहता हूं। अतीत में पिछले 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में क्या नहीं हुआ, उस पर बहुत बहस हो सकती है। मैं ये जानना चाहूंगा तोमर साहब आपसे भी कि आज की स्थिति में उस स्थिति से निपटने के लिए क्या होना चाहिए? मुझे लगता है फोकस क्या वो नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा उसमें भी अगर कुछ सुझाव है तो वो भी आने चाहिए। कोर्ट में जो बात हुई है, ये चिंता इस बात पर भी जताई गई है कि जैसे आज डीजीपी और होम सेक्रेटरी पेश हुए हैं और उन्होंने शायद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तार से फटकार, भली फटकार उनको लगी है, आज फटकार सुनी है, और कितना उस पर अमल किया जाता है सरकार की तरफ से वो 21 तारीख तक ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल की तोमर साहब बात यही है कि अभी व्हाट टू डू नाउ इज अ बिगर क्वेश्चन। पुलिस के पास अगर हम बात करें तो पुलिस के पास इन सारे हालातों के मद्देनजर अब क्या रास्ता बचता है? चौहान साहब ने पहले ही कह दिया है कि रूल ऑफ लॉ है स्टेट में, उसकी पालना होगी। हुक्म जो माननीय हाई कोर्ट का है उसकी पालना होगी और उनको हर हालत में एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके लिए एक्शन ये है कि मॉरली उनको ये डिफ्यूज किया जाए कि भाई तुम सारे के सारे जो हो इलीगल यहाँ इकट्ठे हो रहे हो और अब तुम्हें यहाँ से खाली करना पड़ेगा। और वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, एसडीएम ने वहाँ बता दिया है मौके पर जी। और सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई इस वक्त बहुत, एक तो सारा खर्चा इससे लिया जाना चाहिए, हाई कोर्ट ने ठीक कहा है जी, वो तो उन्होंने ब्यौरा मांगा है। इतना भारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, यूटी का खर्चा हुआ है जी। वो उससे रिकवर किया जाए। दूसरा ये है उसके पास जो लाइसेंस है नाजायज, वो सारे उसके जो है जब्त करके उन लड़कों पे मुकदमे बनाए लेकिन जाए। वो तोमर साहब वो लाइसेंस तो तो तब बाद जब की होंगे बात है, जब वहां तक जब पुलिस अंदर जाएंगे, पहुंचेगी, जब अंदर पुलिस अंदर जाएंगे। पहुंचेगी। आपको मैं रोकना चाहूंगा, संत कुमार जी हैं कांग्रेस के नेता, संत कुमार जी से मैं प्रतिक्रिया लेते हैं। संत कुमार जी, आपका क्या कहना है जो मौजूदा हालात प्रदेश में ही कहा जाएगा, क्योंकि बरवाला की जो घटना है उससे पूरा प्रदेश उसको देख रहा है क्या हो रहा है, आपकी नजर में आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस मौजूदा हालात पर? नहीं, हमारी बिल्कुल साफ है और हमारी नहीं सभी पार्टियों की है ये कि इसे रामपाल दास को फौरी तौर पे कानून प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और कानून के तहत उन्होंने खुद अपने शिष्यों को कहना चाहिए कि आप लोग अपने घरों में जाएं, मैं जाके पेश होऊंगा, कोर्ट में अपनी बात बताऊंगा। अगर वो बीमार है तो हाई कोर्ट उनको इलाज के लिए खुद भेजेगा और पुलिस की ड्यूटी बनती है, पुलिस गिरफ्तार करके कोर्ट में बाद में लेके जाएगी, उनका डॉक्टरी मुआयना कराएगी। अगर वो बीमार है तो पुलिस को इतनी संवेदनशील नहीं है कि उनके साथ जोर जबरदस्ती करेगी, उनको हॉस्पिटल में लेके जाएगी, इलाज मुहैया कराएगी। जी नंबर बिल्कुल। एक। जी नंबर दो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस ने और प्रशासन ने कोर्ट के सामने क्लीन हैंड से आना चाहिए। ये चौहान साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि संवेदनशील मामला है, इसमें हमने बच्चों को, औरतों को, सारे हालात को, चाहे वो बहकावे में बैठे हैं चाहे आशा में बैठे हुए, बात को छोड़िए, लेकिन हमने कानून व्यवस्था को देख करके कि संगत का नुकसान ना हो। हालांकि उसमें असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं तो नुकसान कराएंगे संगत का। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे हालात में कोर्ट में अगर प्रशासन पहले से क्लीन हैंड से हाई कोर्ट में जाता कि साहब देखिए ये बात है, वो आदमी बीमार भी है लेकिन उसने ढाल बना रखा बच्चों का, औरतों का,
इसमें नुकसान हो सकता है, आप हमें समय दीजिए। यही तो दलील दी गई थी जी सरकार की तरफ से, आज भी अदालत को यही दलील दी गई थी अदालत की तरफ से कि बच्चों को और महिलाओं को ढाल बनाकर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस चीज को कोई जायज नहीं ठहरा सकता। कोई राइटली थिंकिंग जो सिटीजन है, कोई कार्यकर्ता है, कोई राजनीतिक दल उसका बचाव नहीं कर सकता। खून खराबा जो है वो कोई भी नहीं चाहता है। सरकार की जो सरकार ने ये दलील दी है उसमें दलील में दम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोर्ट के आदेश की पालना ना हो पाना ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और अदालत में ये कहा भी गया था वकील की तरफ से कि अगर अदालत के आदेश की पालना नहीं होती है तो अराजकता फैल सकती है। ऐसी बातें कोर्ट में हुई है, काफी गंभीरता से ये बातें रखी गई हैं। पवन हुड्डा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो ये गैर जमानती वारंट बार बार जारी किए गए हैं, अब 3 दिन का समय बचा है, तो ऐसे में कानूनी तौर पर सरकार के लिए क्या विकल्प बचता है? और हाईकोर्ट का जो आदेश है, सख्ती भरे लहजे में जो हाईकोर्ट ने कहा है, फटकार लगाई है सरकार को, तो आपको क्या लगता है कि इसमें अब सरकार को क्या कानूनी कदम उठाना चाहिए? देखिए सर, एक अधिवक्ता के, एक वकील के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी हमारे देश में जी। और जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। न्यायपालिका को चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रजातंत्र का। अगर चौथा स्तंभ पत्रकारिता, हाँ पत्रकारिता सर, आप ठीक कह रहे हैं जी। तो अगर इस तरह से कोर्ट की अवमानना होगी तो वो हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक होगी जी। बिल्कुल। तो मेरा यह कहना है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट में संत रामपाल को नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है, अगर वो कोर्ट के सामने पेश हो और अपना पक्ष रखे, और जो अभी मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बोला कि पुलिस इतनी निर्दयी नहीं है कि उनका मेडिकल नहीं कराएगी, क्योंकि पुलिस भी जब किसी आदमी को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो पेश करेगी, कोर्ट में लेके आएगी, तो वो उनका मेडिकल कराएगी। अगर वो एक बुजुर्ग आदमी है, उनके अनुयायी ये कहते हैं कि वो बीमार हैं, वो कोर्ट में आ नहीं सकते, तो वो ये बात पक्ष अपना कोर्ट में रख सकते हैं, उनको चिकित्सक सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। तो उनका ना आना हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक होगा। जी बिल्कुल। तोमर साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आप रिटायर्ड आईपीएस हैं, ऐसे मामले आपने पहले भी देखे होंगे, कई ऐसी मुश्किलें आपके सामने भी आई होंगी। अब जो हालात बन गए हैं, अभी शाम की हम बात करें तो टकराव की स्थिति बनी थी, पुलिस आश्रम के करीब पहुंच गई थी, घेराबंदी उसकी कर ली थी आपस में। पहली बार आज हुआ है कि कोर्ट के आदेश के बाद जो समर्थक हैं उनके और जो निजी गार्ड बने हुए हैं और जो पुलिस के जवान हैं आपस में टकराए हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि ये कोर्ट की फटकार का नतीजा है कि थोड़ा सा 300 मीटर दूर थी वो 100 मीटर करीब वहां पर पहुंच गई, या कुछ और इसमें आप देखते हैं? ऐसा है जी, जो पास्ट का अनुभव बता रहा है इस केस में, ये साफ है कि संत रामपाल संत वाला कोई काम नहीं कर रहे, वो एक अपराधी वाला काम कर रहे हैं। बेगुनाह लोगों को मरवाने के लिए साजिश रच रहे हैं, उनको आगे रख के और कोर्ट की अवमानना का जो है वारंट की अवहेलना कर रहे हैं। पुलिस के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। उससे किसी प्रकार की भी आशा करना कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को कोई सहयोग देगा, अपने आप को छलावा करने वाली बात है। ये किसी कीमत पर नहीं मानेगा, ये जरूर मरवाएगा, इसकी आदत है, इसने वहाँ खड़ौथे में भी किया था, यहाँ भी वो करेगा। जी, आपसे हुड्डा साहब एक बात जानना चाहेंगे। आज जो दोपहर को जो प्रवक्ता हैं सतलोक आश्रम के, उन्होंने कहा कि कल शाम को ही उनको शिफ्ट कर दिया गया अज्ञात जगह पर, अज्ञात अस्पताल में, और दोपहर को कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने कहा कि वो आश्रम के भीतर ही किसी दूसरी जगह पर हैं। तो क्या आपको लगता है कि बाहर ये बात कही जा रही है, कोर्ट के भीतर ये बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर हम कोर्ट की बात ही मानेंगे, लेकिन वो जो बयान है बाहर, उस पर भी, उसका भी कोर्ट में जिक्र हुआ है, तो कहां पर अभी माना जाए उनको, कहां हो सकते हैं? देखिए, मुझे इन दोनों बातों से ये लगता है कि यहां पर प्रशासन सफल नहीं हो पा रहा, प्रशासन फेल है। क्योंकि कल तक ये बात आती है कि 300 मीटर की दूरी पर चारों तरफ से आश्रम को घेर लिया गया है, और आश्रम का प्रवक्ता बाहर आकर यह बात करता है कि बाबा को किसी प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया गया है। तो इसमें मुझे लगता है जो मिली भगत वाली बात करते हैं वो कैसे निकल गए आश्रम से। अगर 300 मीटर 40,000 पुलिस वाले चारों तरफ आश्रम को घेर कर बैठे हैं और उसके बावजूद वो वहां से निकल जाते हैं, तो इसमें
आपको मेरे हिसाब से तो ये यही प्रशासन की यही बिल्कुल बात जो विफलता एमिकस है। क्यूरी हैं, जो कोर्ट के सहयोगी वकील है, यही बात उन्होंने यहीं पर उठाई थी चौहान साहब। और आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि जब प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वो चले गए, देखिए तो क्या वो झूठा बयान दे रहे हैं? जहां तक उनके प्रवक्ताओं का सवाल है, आप पिछले 5-7 दिन के उनकी जितनी उन्होंने बाइट्स दी, जितनी बार वो चैनल्स पर आए, अलग अलग चैनलों पे, अगर आप उनका अध्ययन करेंगे तो उन्होंने कदम कदम पर अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना अंदाज बदला है। उन्होंने कभी वो गर्म हुए, कभी वो नरम हुए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, टेलीविजन पर लाइव भी कही हैं, अन्यथा भी कही हैं, जो इस देश के कानून को, संवैधानिक व्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती देती हैं। मैं नहीं मानता कि उनके प्रवक्ता ने जो ये कह दिया आकर के बाहर चौक पे खड़े होकर के टेलीविजन के सामने कि रामपाल दास वहां से चले गए हैं, इस बात को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। और संभवतः सरकार की ओर से भी, क्योंकि मैं हाईकोर्ट में मौजूद नहीं था वहां और ना मैं सरकार के प्रवक्ता के नाते ये बात कहने की स्थिति में हूं, मेरा जो अनुमान है वो ये है, जिस तरह की सूचनाएं मीडिया में उपलब्ध हैं उसके आधार पर, कि कहीं पर भी रामपाल दास वहां से नहीं जा पाए हैं। रामपाल दास वो आश्रम के भीतर ही हैं और रामपाल दास के बाहर जाने की गुंजाइश शायद कहीं थी ही नहीं। नहीं, वो तो आपके जो एडवोकेट जनरल हैं सरकार क्या कहा उन्होंने यही कहा है कि वो बाहर कहीं नहीं गए हैं और भीतर ही हैं, भीतर ही उनकी जगह बदली गई। और उन प्रवक्ता, जो ये प्रवक्ता महोदय जो भी कह गए दिन में, आज उन्होंने सारा दिन टेलीविजन के माध्यम से लोगों को गुमराह किया, उनकी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैं नहीं समझता कि उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। वो गुमराह करने का प्रयास हो सकता है। जो इस तरह की और इसमें स्थिति जब बनती है, जब काफी गंभीर मामला हो जाता है, उस वक्त इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आना, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, जो भी प्रवक्ता है वो जो भी कहेंगे उसका बाहर की उन्हें चिंता नहीं है। जो उनके समर्थक वहां पर मौजूद हैं हजारों की संख्या में, उनके लिहाज से आपको लगता है कि कहीं उन्हीं के लिहाज से वो स्टेटमेंट्स अपनी दे रहे हों? ऐसा है जी कि ऐसा एक भी आदमी प्रवक्ताओं में मुझे नजर नहीं आया जी जो मैच्योर हो, सेंसिबल दिखता हो, जो समझदार दिखता हो, जो इस सिचुएशन को निपटाना चाहता हो, बातचीत से सुलझाना चाहता हो, आके धमकियां ही देते हैं। सवाई इसके और कोई उनका काम ही नहीं, हम ये कर देंगे, अब ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर बाबा रामपाल एक संत है तो वो अपने उनको काबू में करें, उनको समझाओ, देखो भाई सरकार से हमने लड़ने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा वारंट हम जाके पेश हो जाएंगे। ऐसी कोई भी सोच नहीं है डेरे में। और एक बात तोमर साहब की बात में मैं जोड़ना चाहता हूं कि अगर रामपाल दास वहां से चोरी छिपे भी, बहुत सारे काम गलत किए जा रहे हैं जो कानून का उल्लंघन है, सरेआम उल्लंघन है, कोई उनका बचाव नहीं कर सकता। परंतु अगर यह भी मान लिया जाए, उनके प्रवक्ता के इस बयान को भी आप यूं मान लो कि वो निकल गए, तो मैं ये कहता हूं कि अगर वो निकल गए तो ये सारा जो हुजूम, जो मानव शील्ड उन्होंने बनाई हुई है, मानव कवच उन्होंने बनाया हुआ है, बच्चों का, महिलाओं का, नासमझ लोगों का एक कवच उन्होंने अपनी रक्षा के लिए बनाया हुआ है, ये अगर ये चले गए होते वहां से महाशय, तो ये वहां नहीं रहते, धीरे धीरे निकल गए होते, निकलना शुरू कर देते। इसलिए मुझे लगता है केवल गुमराह करने का प्रयास है। जी बिल्कुल। अभी जो रास्ता एक बचा है वो बातचीत का, पहले भी बचा था, अभी भी बचा हुआ है, और फिलहाल बातचीत किस स्तर पर चल रही है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और अपनी चर्चा को जारी रखेंगे।